स्ट्रक्चर ऑफ एटम में रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका 3-4-5 मार्क्स का क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। हाँ, तो इस मॉडल के ना 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। 5 पार्ट्स में आपका क्या आ जाएगा कि सबसे पहले तो आ जाएगा कि एक्सपेरिमेंट क्या था, दूसरा आएगा कि उसके उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किए, फिर उसके बाद उन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, फिर उन्होंने क्या पोस्टुलेट्स दिए और फिर क्या उनके मेरिट्स और डीमेरिट्स थे। तो ये 5 पार्ट्स में आप इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है? रदरफोर्ड ने क्या लिए? अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? हीलियम के न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल का मास है हीलियम के बराबर 4u और इसमें जो चार्ज था वो था 2 पॉजिटिव, ठीक है। और साथ में इन्होंने तो अल्फा पार्टिकल क्यों लिए? अच्छा मास होने की वजह से इसमें क्या है? अच्छी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिया दूसरी चीज गोल्ड फॉइल। तो गोल्ड फॉइल क्यों ली? एक तो गोल्ड फॉइल जो थी हाईली मैलिएबल थी, 0.0004 सेंटीमीटर थिक उन्होंने गोल्ड फॉइल ले ली, है ना। इतनी पतली फॉइल बनाना हर किसी मेटल में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज क्या था? गोल्ड क्या था? हैवी मेटल है, एक क्या है? एक हैवी मेटल है। जब ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करेंगे तो ये क्या होगा? ये फ्लाई अवे नहीं होगा गोल्ड फॉइल। तो अब इस तरह से उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये गोल्ड फॉइल उन्होंने ले ली और यहां से उन्होंने अल्फा पार्टिकल की क्या की? बम्बार्डमेंट की। तो उसमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे उनके? फर्स्ट टाइप के उनके जो रेज थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, फर्स्ट टाइप के जो थे, फर्स्ट टाइप का जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा उसमें उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल एज इफ देयर इज नथिंग। ऐसा लगा ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो हैं इससे बिल्कुल पास हो गए, ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं रखा हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने दूसरे तरह के जो अल्फा पार्टिकल देखे, वो क्या थे? उन्होंने देखा कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। तो जो दूसरा ऑब्जर्वेशन उनका था वो क्या था कि वो सम अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय अ स्मॉल एंगल, ठीक है। तो ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन जो कि उन्होंने बोला कि एकदम ही अमेजिंग था, उनको ऐसा मतलब 1 in 12,000 अल्फा पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हुआ? बाउंस बैक हो गया अपने पाथ पे, जैसे गया था वैसे ही आ गया। ये तीसरे तरह का अल्फा पार्टिकल था जो कि बहुत ही रेयर था। ऐसा लगता, उन्होंने इसको कंपेयर किया कि ऐसा अगर किसी ने मुझे गोली मारी और मैंने टिश्यू पेपर लगाया और टिश्यू पेपर से टकरा के गोली वापस चली गई, इतना अनएक्सपेक्टेड ये रिजल्ट था, ठीक है। तो 3 ऑब्जर्वेशन हो गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट अवे थ्रू द गोल्ड फॉइल एज इफ देयर इज नथिंग। सम अल्फा पार्टिकल डेविएट बाय अ स्मॉल एंगल। नंबर 3 उन्होंने कहा कि वेरी फ्यू 1 in 12,000 बाउंस बैक ऑन द सेम पाथ, कम बैक ऑन द सेम पाथ। ये ठीक है, ये आपके आगे 3 ऑब्जर्वेशन। तो क्या बोला हमने? पहली चीज एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस कर लिया, दूसरी चीज हमने कर लिया ऑब्जर्वेशन। अब तीसरी चीज आता है कंक्लूजन। ये जो ऑब्जर्वेशन था इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। ज्यादातर स्पेस खाली है, तभी तो ये नंबर 1 वाले ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गए। जो दूसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने दूसरे वाले इसके बेसिस पे निकाला, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज इन द एटम, क्योंकि थॉमसन ने तो पहले बोल दिया था ना कि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, पर उन्होंने कहा था कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर रदरफोर्ड ने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल एरिया। तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हुआ? इसके पास से जाएगा तो डिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास से जाएंगे उसमें डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब जो तीसरा कंक्लूजन था सबसे मेन, जो कि उन्होंने इस तीसरे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे निकाला, उन्होंने कहा कि मास भी इतने ही एरिया में, इतने ही वॉल्यूम में कन्फाइंड है जहां पर चार्ज है। तो मास एंड वॉल्यूम of the atom is confined in a very small volume in the atom. अब चौथे नंबर पे आते हैं ये postulates कि there is a positively charged nucleus in the center and
ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन दिस स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड न्यूक्लियस। इस तरह से उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। और जो दूसरा पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इस बारे में कोई बात नहीं कि कैसे घूमते क्या घूमते, पर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेस में वो घूम रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने बोली कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द एटम। तो ये तीन पोस्टुलेट्स हैं आपके। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एनसीईआरटी से इनको वर्ड टू वर्ड आप याद कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब पांचवा नंबर आता है कि मेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स है कि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, ठीक है। अब उसके बाद छठे नंबर पे आ जाते हैं डीमेरिट्स। तो दो डीमेरिट्स हैं। एक तो उनके टाइम तक ना न्यूट्रॉन नहीं मिला था, तो मास उन्होंने कहा सेंटर पे, लेकिन मास को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरी चीज, आप जैसे कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर ना ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। अब क्या है कि आपको पता है कि अगर कोई चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मोशन कैसा होता है, सर्कुलर मोशन। और इस मोशन में अगर चाहे यूनिफॉर्म भी हो तो ये क्या होगा, एक्सिलरेटेड मोशन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो चार्ज पार्टिकल जब ऐसे सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं तो ये क्या करते हैं, एनर्जी रेडिएट करते हैं। एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एनर्जी लूज करके अल्टीमेटली ये क्या होगा, सेंटर पे गिर जाएंगे। सेंटर पे गिर जाएंगे तो एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें तो पता है कि एटम तो बहुत स्टेबल है। तो ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसका डीमेरिट है कि ये क्या हुआ, ये इसकी स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए कौन आए, नील्स बोर ने क्या कहा कि भाई रदरफोर्ड जो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस मास जो है सेंटर पे है और इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस एक गलती है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रैंडम चक्कर नहीं लगा रहे हैं, वो किसमें चक्कर लगा रहे हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं एनर्जी शेल्स में, जिनको आप जानते हो KLMN, इस तरह से एनर्जी शेल्स में चक्कर लगा रहे हैं। और ये ऐसे पाथ हैं जब उसमें चक्कर लगा रहे हैं तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। और कितना बढ़िया आइडिया देखो, सोलर सिस्टम से लिया कि भाई जैसे प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं और वो गिरते नहीं है सन में, ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन डेफिनेट एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स, आप कुछ भी कह लो, इनमें चक्कर लगा रहे हैं तो एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं और इस पे चक्कर लगाते रहते हैं और इस तरह से एटम जो है क्वाइट स्टेबल है। आई होप कि अब आपको पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको अलग अलग चैप्टर्स बने हुए मिलेंगे जिनको कि आप अलग से देख सकते हो। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है ना तो उसको आप चैप्टर वाइज भी देख सकते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि मैं और वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू वेरी मच।